हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 13 ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट सीरीज दैट इज़ कैल्शियम एंड फॉस्फेट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, व्हाट इज़ द कॉजेज, व्हाट्स देयर साइन एंड सिम्टम्स एंड क्या क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है। एंड हम थोड़े से एमसीक्यू भी इससे रिलेटेड करेंगे सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ इस तरीके का एमसीक्यू इससे आता है। ठीक है। सो कैल्शियम एंड फॉस्फेट के बारे में पढ़ेंगे। सो कैल्शियम, सो जो नॉर्मल टोटल सीरम कैल्शियम है हमारी बॉडी में दैट इज़ 8.5 टू 10.5 mg/dl। वाई आई हैव राइट देयर टोटल सीरम कैल्शियम, क्योंकि जो कैल्शियम है ना वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं एंड कुछ है जो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। जो आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं ना बेसिकली वो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, वो पार्टिसिपेट में करते हैं, एक्टिव होते हैं वो। एंड कुछ नॉन आयोनाइज्ड होते हैं। जो टोटल जो सीरम कैल्शियम लेवल है दैट इज़ 8.5 टू 10.5 mg/dl होता है हमारी बॉडी में। 0.1 0.2 का लैब टू लैब वेरी करता है बट इट इज़ लाइक सेम 8.5 टू 10.5 mg/dl। ठीक है। सो जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम को लाइक हमारी बॉडी में कौन रेगुलेट करता है कि हाँ इसका इतना लेवल होना चाहिए, कब इसका रिलीज होना चाहिए, कब इसका एक्सक्रीट होना चाहिए, कब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। सो वो करता है पैराथायराइड हार्मोन एंड विटामिन डी। ठीक है। जो पैराथायराइड हार्मोन जो है एंड जो विटामिन डी है वो सीरम कैल्शियम लेवल क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ करते हैं। अगर पैराथायराइड हार्मोन अगर एक्टिवेट होगा एंड विटामिन डी एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, सीरम कैल्शियम लेवल क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। एंड उसका उल्टा जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है ना, कैल्सीटोनिन क्या करेगा, जो हमारा कैल्सीटोनिन क्या करेगा वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है ना। सो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो पैराथायराइड हार्मोन एंड विटामिन डी इंक्रीज़ करते हैं एंड कैल्सीटोनिन क्या करते हैं, डिक्रीज़ करता है। ठीक है। सो कैल्शियम हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो इसका फंक्शन है ना बहुत है। क्या करता है ये, बोन एंड टीथ का डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये सबको पता है। ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, हार्ट रिदम को रेगुलेट करता है, प्रॉपर हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करता है एंड ब्लड क्लॉटिंग में भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। ये सारा जो काम है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रिदम, ये तो लाइक पोटेशियम भी करता है, सोडियम भी करता है, मैग्नीशियम भी करता है। ठीक है। बट डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम मेनली पार्टिसिपेट करता है। तो ये आपको दो इसके फंक्शन एक्स्ट्रा याद करने होंगे। ठीक है। सो ब्लड क्लॉटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। सो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया मतलब हाइपो मतलब लेस देन नॉर्मल, कैल्शियम मतलब कैल्शियम, इमिया मतलब इन द ब्लड। सो इन द ब्लड जो कैल्शियम है वो लेस देन नॉर्मल है। मतलब लेस देन नॉर्मल मतलब कितना, 8.5 टू 10.5 तो नॉर्मल है। तो मतलब कि 8.5 से अगर कम होगा, 8.5 mg/dl से कम होगा, डेट इज़ नोन एज हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया के क्या क्या रीज़न होते हैं भाई, हाइपो क्या रीज़न होगा, क्या कॉजेज होगा। सो पहला है हमारा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। देखो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या करता है, बेसिकली सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है। ठीक है। तो अगर पैराथायराइड हार्मोन ही हाइपो एक्टिव है, हाइपो है, तो क्या होगा, प्रॉपर कैल्शियम रिलीज़ नहीं होगा, तो लाइक हमारे ब्लड में इतना ज़्यादा नहीं होगा। सो इसकी वजह हो गया। सेकंड क्या है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, जैसे कि सीलियक डिजीज़ हो गया, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, कुछ जो पेशेंट होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, जो दूध नहीं ले पाते हैं, सीलियक डिजीज लाइक ग्लूटेन से अगर उनकी एलर्जी होती है, क्रोन्स डिजीज़ हो गया है ना, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हो रखी है, तो इन पेशेंट में विटामिन डी कमी होगा। विटामिन डी कमी होगा मतलब कि कैल्शियम भी कम होगा। ठीक है ना। उसके अलावा अगर लीवर या फिर रीनल फेलियर हो, लीवर डिजीज़ हो या फिर रीनल फेलियर हो, तो उनमें भी हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि देखो जो हमारा विटामिन डी है ना, जो लीवर क्या करता है, विटामिन डी को 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। आपने लाइक एनाटॉमी ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि जो लीवर है वो क्या करता है, विटामिन डी को 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। एंड ये जो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी है ना, वो जो है कैल्सिट्रोल में कन्वर्ट होता है, कहाँ पे, रीनल में। तो लीवर भी इन्वॉल्व है और हमारा किडनी भी इन्वॉल्व है। एंड जो कैल्सिट्रोल है ना, दैट इज़ मेनली द एक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्शियम। तो अगर लीवर में डिजीज़ होगा या फिर रीनल में डिजीज़ होगा तो ये एक्टिव फॉर्म बन ही नहीं पाएगा, तो ऑफकोर्स क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। उसके अलावा अगर हाइपोमैग्नीसीमिया होगा। ठीक है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो मैग्नीशियम अगर कम होगा तो कैल्शियम भी कम होगा, कैल्शियम कम होगा तो मैग्नीशियम भी कम होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा पैराथायराइड हार्मोन है ना, उसका लाइक सिक्रेशन के लिए वो नेसेसरी है, कौन, हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है। सो हम इसलिए ये कम हो जाता है।
उसके अलावा अगर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो रखा हो, ठीक है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो किसी को, बहुत मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ना एक सिट्रेट ऐड करते हैं कि ब्लड लाइक क्लॉट ना हो, तो सिट्रेट क्या करता है, कैल्शियम को कम कर देता है इसलिए। उसके अलावा अगर कैल्शियम का बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन हो रहा है, जैसे कि डायरिया हो गया, वुंड ड्रेनेज हो गया फ्रॉम जीआईटी, है ना, डायरिया, वॉमिटिंग, वुंड ड्रेनेज फ्रॉम जीआईटी, इनमें तो लाइक सोडियम भी कम होगा, पोटेशियम भी कम होगा, कैल्शियम भी कम होगा, मैग्नीशियम भी कम होगा, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ही कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा लाइक अल्कलोसिस में एंड हाइपर प्रोटीनीमिया में, तो बेसिकली जब मैं एबीजी बढ़ाऊंगी ना तो उसमें आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखो, अगर अल्कलोसिस होता है या फिर हाइपर प्रोटीनीमिया होता है तो बेसिकली क्या होता है कि अल्कलोसिस में क्या होगा, पीएच हमारा इंक्रीज़ होगा, पीएच इंक्रीज़ हो गया मतलब कि H प्लस जो आयन है वो क्या होगा, कम होगा, H प्लस आयन कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो नेगेटिवली चार्ज एल्बुमिन है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो H प्लस क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो जो नेगेटिवली चार्ज जो हमारा एल्बुमिन है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसको क्या चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए, पहले तो ये H प्लस के साथ बाइंड कर रहा था, बट अब H प्लस क्या हो गया है, कम हो गया है, तो अभी किसके साथ बाइंड कर लेगा, वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेगा, क्योंकि Ca+2 है ना, ये +2 चार्ज है, कटायन है ये, तो इसके साथ बाइंड कर लेगा। अब इसके साथ बाइंड कर देगा तो क्या हो जाएगा, टोटल जो कैल्शियम है, जो फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम है वो कम हो जाएगा, है ना, जो फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम है वो कम हो जाएगा, टोटल कैल्शियम सेम रहेगा बट फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए एल्कलोसिस में एंड हाइपर प्रोटीनीमिया में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। आई बस समझ में। सो कमिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स कि अगर कैल्शियम अगर कम होता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। सो न्यूरोमस्कुलर की बात करें तो लाइक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, टेटनी होगा, नम्बनेस होगा, जो हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, जो लेरेंजियल मसल्स वगैरह उसमें स्पैजम होगा, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन दैट इज चोस्टिक्स एंड ट्रोसियो साइन देखने को मिलेगा। यहाँ से एमसीक्यू आता है कि ये किस में देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया में, हाइपरकैलीमिया में, कहाँ देखने को मिलता है। सो ये जो चोस्टिक्स एंड ट्रोसियो साइन है ये हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलता है। सो बेसिकली क्या होता है, चोस्टिक्स साइन में क्या होता है कि जब आप फेशियल नर्व पर टैप करोगे ना, फेशियल नर्व पर आप जब टैप करोगे तो जो आपका जो फेशियल मसल है ना वो ट्विचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फेशियल मसल जो है ट्विच होगी। देखो दिख रहा है आपको, यहाँ पर टैप किया तो ये जो है ट्विचिंग हो रही है, ठीक है। सो लाइक जो हमारा जो क्या बोलते हैं नर्व्स है उसकी एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना, सो ड्यू टू दैट ये मेनली होता है। उसके अलावा दूसरा कौन सा साइन था, ट्रोजियो साइन। सो ट्रोजियो साइन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनको बीपी कफ लगा है ना, बीपी कफ लगा है, एंड इसको जब हम इन्फ्लेट करते हैं, इन्फ्लेट करके हम थोड़ा देर रुकते हैं, लाइक 1 मिनट तक या 2 मिनट तक, तो क्या होता है कि कार्पल जो हमारा कार्पल स्पैजम होता है, ठीक है ना, कार्पल स्पैजम होता है क्योंकि जो नर्व की एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से आपको कार्पल स्पैजम होगा। मतलब कि आपने क्लॉ हैंड सुना होगा तो उसकी जैसे आपको ये दिख रहा होगा, है ना, ये क्लॉ हैंड लाइक अपीयरेंस हो जाता है, ठीक है। सो ये जो हमारा ये जो साइन है ना, दिस इज चोस्टिक साइन एंड ट्रोजियो साइन, ये हमारा हाइपोमैग्नीसियमिया में भी देखने को मिलता है। मैंने जब आपको पढ़ाया था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वाले चैप्टर में तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि चोस्टिक साइन एंड ट्रोजियो साइन जो है वो हाइपोमैग्नीसियमिया में भी देखने को मिलता है एंड प्लस हाइपोकैल्सीमिया में भी देखने को मिलता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये हमारा ये याद कैसे आपको रखना है, C4 चिक होता है ना, C4 चिक एंड C4 चोस्टिक्स, सो ये चिक के पास होगा, मतलब फेशियल नर्व वाला आप टैप करोगे तो दिखने को मिलेगा। एंड T4 ट्रोजियो होता है, तो ये जब आप बीपी कफ टाइट करोगे, T4 टाइट एंड T4 ट्रोजियो साइन, तो ये आपको ये वाला साइन देखने को मिलेगा, तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन चोस्टिक्स है एंड कौन ट्रोजियो साइन है, ठीक है। उसके बाद अगर न्यूरोलॉजिकल की बात करें तो सीजर हो सकता है, सीजर आएंगे हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स की वजह से, क्योंकि न्यूरॉन्स है वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो गई है ना। बाकी जीआईटी मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से हाइपर एक्टिव बॉवल साउंड होगा, डायरिया होगा पेशेंट को, है ना। बोन में क्या होगा, बोन में ओस्टोमलेसिया एंड ओस्टोपोरोसिस होगा, ठीक है, प्लस फ्रैक्चर भी होने के चांसेस होते हैं क्योंकि कैल्शियम कम हो गया है, तो ओस्टोमलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर, है ना, तो पेशेंट को आपको ध्यान रखना है कि गिरने से हमें बचाना है मेनली। कार्डियक में अरिथमियाज होगा, एंड अगर हमने ईसीजी चेंजेस की बात करी तो जो क्यूटी एंड एसटी इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, सस्टेंड हो जाएगा, है ना, प्रोलॉन्ग क्यूटी एंड एसटी इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा ईसीजी चेंजेस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये हमारा साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक है। सो
अगर हम मैनेजमेंट की बात करें कि हाइपोकैल्सीमिया में कैसे मैनेज करना है, सो ऑफ कोर्स आपको किसी को अगर हाइपोकैल्सीमिया है, बहुत सीवियर हाइपोकैल्सीमिया, तो हम उसको आईवी के थ्रू मैनेज करते हैं। आईवी में हम देते हैं 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, वैसे सेम देते हैं लाइक 10% 10 ml ओवर 10 मिनट्स में देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं एंड उसके साथ हम विटामिन डी देते हैं सो दैट प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो फ्रॉम इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है ना। और हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, रिड्यूसेस द फॉस्फोरस लेवल, काउंटर इफेक्ट इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल। देखो, जब भी अगर कैल्शियम कम होगा ना, फॉस्फोरस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। कैल्शियम कम होगा, फॉस्फोरस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड फॉस्फोरस क्या करता है ना, कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेता है एंड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, तो वो जो कैल्शियम है ना वो इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं सो डैट फॉस्फोरस लेवल जो है वो कम रहे, सो डैट काउंटर इफेक्ट जो है ना कैल्शियम इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। मेनली हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्यों दे रहे हैं, फॉस्फोरस लेवल को कम करने के लिए दे रहे हैं। उसके अलावा हम मैग्नीशियम रिप्लेसमेंट देते हैं, सीजर प्रिकॉशंस करते हैं क्योंकि सीजर होने के चांसेस होते हैं, फ्रैक्चर प्रिकॉशंस करते हैं क्योंकि फ्रैक्चर लाइक मोस्टली फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। हम उनको लाइक कैल्शियम रिच डाइट पेशेंट को लेने बोलते हैं। तो ये सारा मैनेजमेंट होता है हाइपोकैल्सीमिया के लिए। कमिंग टू हाइपर कैल्सीमिया, सो हाइपर कैल्सीमिया मतलब कि जो सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो मोर देन 10.5 mg/day होगा, तो उसको हम बोलेंगे हाइपर कैल्सीमिया। सो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम रिलीज करता है। तो अगर पैराथायरॉयड जो हार्मोन है, पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स बहुत सारे कैल्शियम रिलीज होगा, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया। उसके अलावा कैंसर में, कैंसर लाइक लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर मल्टीपल माइलोमा में, क्यों, क्योंकि जो सेल होते हैं ना, जो कैंसर होते हैं ना, कैंसर में जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो ट्यूमर सेल क्या सिक्रीट करते हैं, ट्यूमर सेल सिक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन, ठीक है। क्या रिलीज करता है, जो लंग्स, ब्रेस्ट कैंसर या मल्टीपल माइलोमा होगा तो जो उसमें ट्यूमर सेल है वो क्या रिलीज करेंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन रिलीज करते हैं। एंड ये जो प्रोटीन है ना वो पैराथायरॉयड हार्मोन की तरह एक्ट करता है, मिमिक्स करता है, इट मिमिक्स पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। सो बॉडी को लगता है कि यार पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, वो बोन का रिजॉर्प्शंस करता है, बोन रिजॉर्प्शन करता है, मतलब कि बोन से कैल्शियम निकालेगा, ठीक है। और क्या करेगा, जो हमारा किडनी है वहाँ से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा, ठीक है, प्लस फॉस्फोरस लेवल कम कर देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बहुत ही ज़्यादा विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले लिया है ना, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, जैसे कि किडनी डिजीज़ हो गया। थायजाइड डायूरेटिक्स ले रहे हो आप, थायजाइड डायूरेटिक्स क्या करते हैं, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है। लिथियम, वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम की वजह से क्या होता है कि हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि लिथियम क्या कहते हैं ना, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड पे बेसिकली ये एक्ट करता है और वहाँ से वो कैल्शियम को रिलीज करने में ये हेल्प करता है लिथियम, इसलिए देखने को मिलता है ये। उसके अलावा प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन हो, क्योंकि प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन से क्या होता है कि बोन का रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी आपने सुनी होगी। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी मतलब कि बोन को तोड़ने की एक्टिविटी, को बोन टूटने लग जाते हैं। तो बोन टूटने लग जाते हैं इन द सेंस कि कैल्शियम क्या होता है, बहुत सारे रिलीज होने लग जाता है हमारे किसके अंदर, ब्लड में, तो उसकी वजह से हो गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक बार MCQ आ रखा है कि प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन का पेशेंट है तो उसमें लाइक हाइपोकैल्सीमिया होगा या हाइपर कैल्सीमिया होगा। तो हाइपर कैल्सीमिया होता है क्योंकि प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन मतलब कि बोन का रिजॉर्प्शन ज़्यादा होने लग जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि बोन टूटने लग जाते हैं एंड वो कैल्शियम रिलीज होकर कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, कैल्शियम बढ़ जाएगा। उसके अलावा लिथियम थेरेपी, क्योंकि लिथियम जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड पे एक्ट करता है, वहाँ से कैल्शियम रिलीज करता है, इसलिए तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं ना लिथियम थेरेपी पे, तो उनमें हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हाइपर थायरॉयडिज्म में भी हो सकता है ना। उसके अलावा तो ये हमारे कॉजेज है, रीज़न है फॉर हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो लाइक किडनी स्टोन्स हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम का रिजॉर्प्शन हो रहा है किडनी से, है ना, तो किडनी में स्टोन हो सकते हैं। पॉलीयूरिया होगा, बहुत यूरिन आएंगे, पॉलीडिप्सिया होगा, ठीक है, बहुत प्यास लगेगी। बोन में पेन हो सकता है क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है ना, तो बोन पेन होगा, फ्रैक्चर होगा, वीक मसल्स होंगे, ठीक है ना। GIT में क्या होगा, हाइपो एक्टिव बॉबल साउंड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन होगा, है ना, कॉन्स्टिपेशन होगा,
ठीक है। हाइपो एक्टिव बाउल साउंड हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपको डाइजेशन नहीं होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पैरालिटिक इलियस भी हो सकता है, ठीक है। कार्डियक में आपको अरिथमियाज होगा, ब्रेडिकार्डिया हो गया, ठीक है ना। ईसीजी चेंजेस में क्या होगा, शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल, वहाँ पे क्या हो रहा था, हाइपर में क्या हो रहा था कि क्यूटी इंटरवल जो है वो क्या हो रहा था, वाइडनिंग हो रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ क्यूटी इंटरवल एंड एसटी सेगमेंट एंड वाइडनिंग ऑफ टी वेव हो जाएगा। तो ये ईसीजी चेंजेस होता है इन हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करना है, तो हमें हाइड्रेशन बहुत देना है, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, स्टोन्स हो रहे हैं, पॉलीयूरिया हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है, बहुत यूरिन जा रहा है, तो ऑफकोर्स हमें उसका इंटेक भी अच्छा करना है, ठीक है। सो हाइड्रेशन मेंटेन करना है, आइदर ओरल और आइदर आईवी, ठीक है। डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन दैट इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल, जैसे कि अगर पेशेंट थायराइड डायूरेटिक्स पे है तो हमें वो डिसकंटिन्यू करने हैं, उसकी जगह हम लाइक लूप डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बिसफोस्फोनेट्स देते हैं, बेसिकली हम उसको बिसफोस्फोनेट्स देते हैं। ये क्या करता है, इनहिबिट द बोन रिजॉर्प्शन बाय द ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन का रिजॉर्प्शन हो रहा था ना, उसको वो इनहिबिट करता है, तो हम बिसफोस्फोनेट्स देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कैल्सीटोनिन देते हैं, फॉस्फोरस देते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस क्या करेगा, कैल्शियम के साथ बाइंड कर देगा, तो जो ब्लड में है वो कैल्शियम कम हो जाएगा। कैल्सीटोनिन भी क्या करेगा, हार्मोन है, वो कैल्शियम रिलीज से कम कर देगा। उसके अलावा अगर पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड जो है वो हाइपर एक्टिव है ना, तो उसको लाइक सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवर एक्टिव पैराथायराइड ग्लैंड भी हो सकता है, थायराइड ग्लैंड भी हो सकता है ना। सो ये हमारा मैनेजमेंट है। सो ये ऐसा लग रहा होगा ना कि हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ रहे हैं, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ से भी एमसीक्यू एक बार आ रखा है कि डिक्रीज इन सीरम फॉस्फोरस लेवल is accompanied by increase in serum calcium level, and increase in serum phosphorus level is accompanied by decrease in serum calcium level. It means it is reciprocal relationship. अगर आपसे पूछे कि what do you mean by reciprocal relationship in calcium and phosphorus, इसका मतलब अगर कैल्शियम इंक्रीज होगा तो फॉस्फोरस कम होगा, फॉस्फोरस इंक्रीज होगा तो कैल्शियम कम हो जाएगा, हमेशा ऑपोजिट होता है। अगर कभी भी कैल्शियम बढ़ेगा फॉस्फोरस कम हो जाएगा, कैल्शियम कम होगा फॉस्फोरस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर फॉस्फेट अगर इंक्रीज होता है ना, अगर फॉस्फोरस मतलब कि फॉस्फेट इंक्रीज हुआ तो क्या करेगा, देखो -3 का चार्ज है ना, इट इज़ अनायन है, फॉस्फेट क्या है, अनायन है। ये क्या करेगा, कैल्शियम के साथ बाइंड कर देगा, ब्लड में क्या करेगा, फॉस्फेट अगर इंक्रीज हुआ तो वो कैल्शियम के साथ क्या कर देगा, बाइंड कर देगा, तो इसकी वजह से इनसॉल्यूबल कैल्शियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, एंड इट लोअर द फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम, मतलब जो बायोलॉजिकली एक्टिव कैल्शियम था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इसलिए अगर कभी भी फॉस्फोरस बढ़ेगा तो हमेशा कैल्शियम कम हो जाता है, तो इसलिए हाइपोकैल्सीमिया में हम फॉस्फोरस को कम कर रहे थे, एंड हाइपर कैल्सीमिया में हम फॉस्फोरस और पेशेंट को दे रहे थे, सो डैट एक वो जो ब्लड में जाके फॉस्फेट और कैल्शियम बाइंड फॉर्म हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो और कैल्शियम कम हो जाए। तो आपको ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आपको याद करना है, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन, ईसीजी चेंजेस सीन इन हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया में क्या देखने को मिलेगा, आप खुद करना, मैं नहीं बता रही। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज अबाउट कितना होना चाहिए, 0.5 वेरी सिंपल सी। A nurse was called to see a patient with noisy breathing. She suspects laryngospasm with stridor, and it occurs commonly with hyperkalemia, hypercalcemia, hypokalemia, hypocalcemia. तो कहाँ मिलेगा, मैंने बताया था ना, laryngeal muscle spasm कहाँ देखने को मिलेगा, hypocalcemia में। तभी तो वो साइन भी आ रहा था, टॉर्सियो और जोस्टिक साइन, है ना। तो ये हमारा था, कुछ एमसीक्यू मैंने रखे थे 2-3। सो इट इज़ ऑल अबाउट हमारा हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया एंड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ फॉस्फोरस विथ कैल्शियम। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आप लाइक इससे रिलेटेड बहुत सारा एमसीक्यू करो, है ना, और ये टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो। ये जो हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो चैप्टर है, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट से पूछ सकते हैं, ईसीजी चेंजेस, कॉजेज, सिम्टम्स, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से अगर पढ़ लिया तो अच्छे से पढ़ रखा है, देन फाइन। नहीं पढ़ रखा तो अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार रिवाइज करो, देन ये टॉपिक आपका लाइक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।